बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पाठ 7 क्या निराश हुआ जाएगा भाषा की बात का प्रश्न करेंगे। भाषा की बात इस में जो दिया हुआ है पहला प्रश्न वह है, दो शब्दों के मिलने से समास बनता है। समास का एक प्रकार है द्वंद्व समास। इसमें दोनों शब्द प्रधान होते हैं और जब दोनों भाग प्रधान होंगे तो एक दूसरे में द्वंद्व अर्थात स्पर्धा या होड़ की संभावना होती है। कोई किसी से पीछे रहना नहीं चाहता। जैसे चरम और परम, भीरू और बेबस, भीरू बेबस। चरम और परम, चरम परम। भीरू और बेबस, भीरू बेबस। दिन और रात, दिन रात। और के साथ आए शब्दों के जोड़े को और हटाकर योजक चिन्ह भी लगाया जाता है। जैसा कि यहाँ पे योजक चिन्ह बना हुआ है, तो इसके जैसे कि यहाँ पे दिन रात के बीच में योजक चिन्ह लगा है, तो कभी कभी एक साथ भी लिखा जाता है। द्वंद्व समास के 12 उदाहरण ढूंढ कर लिखिए। तो यहाँ पर जिन दो पदों में समास किया जाता है उसमें पहला पद पूर्व पद कहलाता है और दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। और समास हो जाने के बाद वह एक पद बन जाता है और सामासिक पद या जो है समस्त पद कहलाता है। द्वंद्व समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं। और यहाँ पर द्वंद्व समास के कुछ उदाहरण हम लोग लिखेंगे। उत्तर 1 भाषा की बात, हेडिंग डालेंगे यहाँ पर भाषा की बात, और इसमें हम लोग लिखेंगे उत्तर 1 में द्वंद्व समास का उदाहरण। तो यहाँ पे द्वंद्व समास का उदाहरण हेडिंग डाल के हम लोग यहाँ पर लिखना शुरू करेंगे। लोभ मोह, लोभ मोह, और इसके बाद फिर गुण दोष, ऊंच नीच, गुण दोष, ऊंच नीच, ऊंच नीच, पति पत्नी, और दिन रात, दिन रात, और सच्चाई ईमानदारी, सच्चाई ईमानदारी, सच्चाई ईमानदारी, नर नारी, सुख सुविधा, सुख सुविधा, और मारना, सच्चा झूठा, सच्चा झूठा, दाल चावल, दाल चावल, माँ बाप, माँ बाप, मारना पीटना, मारना पीटना। और इसके बाद जो है झूठ फरेब, यहाँ पर लिख देते हैं झूठ फरेब, झूठ फरेब। और इसी तरह से और भी बहुत सारे उदाहरण इसके हो सकते हैं जो कि इसमें लिखे जा सकते हैं। तो ये जो है द्वंद्व समास का जो है उदाहरण यहाँ पर हम लोग लिखे, जिसमें कि ये
सभी का जो है इसमें जो है हम लोग और दो उदाहरण और इसमें लिखेंगे। एक है भूख प्यास, भूख प्यास और पाप पुण्य, पाप पुण्य। तो इसी तरह और भी जैसे कि भाई बहन और खेलना कूदना, ये सभी जो है द्वंद्व समास के उदाहरण होते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने द्वंद्व समास के कुछ उदाहरण देखे और अब हम लोग यहाँ पे दूसरा प्रश्न भाषा की बात का देखेंगे कि इसमें लिखा है कि पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञाओं का उदाहरण खोज कर लिखिए। यानी कि पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञाएं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा का यहाँ पर उदाहरण लिखना है। तो उसको हम लोग यहाँ पर दूसरे प्रश्न का लिखेंगे उत्तर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे उत्तर 2 भाषा की बात का, और इसमें सबसे पहला हेडिंग डालेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, अब इसका उदाहरण हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। और व्यक्तिवाचक संज्ञा में जो है नाम आया है गांधी, गांधी, तिलक, तिलक और टैगोर, जैसा कि इस पाठ में उनके सपनों के भारत के बारे में यहाँ पर वर्णन आया था, तो उसमें तिलक, गांधी और मदन मोहन मालवीय, रविंद्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, टैगोर, मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय और भारतवर्ष आदि। और इसी तरह से हम लोग दूसरी संज्ञा के बारे में लिखेंगे और यहाँ पर हेडिंग डालेंगे जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। इसका उदाहरण हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। और जातिवाचक संज्ञा में जो है हम लोग सबसे पहला उदाहरण लिखेंगे, जैसे कि टिकट बाबू, समाचार पत्र, समाचार पत्र, कानून, बीमार, टिकट बाबू, और मनुष्य, यात्री आदि। और अब हम लोग तीसरी संज्ञा लिखेंगे भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में हम लोग लिखेंगे आस्था, लोभ, मोह, झूठ, फरेब, लोभ, मोह, लोभ, मोह, भयभीत, व्याकुल,
भयभीत, व्याकुल आदि। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर भाषा की बात का प्रश्न 2 पूरा किया, जिसमें कि ये लिखा हुआ था कि तीनों प्रकार की संज्ञाओं का उदाहरण दें। तो इसमें जो है भाषा की बात के बाद सभी प्रश्न, अब यहाँ पर कोई प्रश्न शेष नहीं है, और शब्दार्थ दिया हुआ है जिसमें धर्म भीरु, जिसे धर्म छूटने का भय हो, अधर्म से डरने वाला, और पर्दाफाश जो है भेद खोलना, दोष प्रकट करना, और उजागर मतलब प्रकट करना, कोई चीज़ जो छिपी हो वो पता चल जाए, और गंतव्य स्थान जहाँ किसी को जाना हो, और ढाढ़स, दिलासा, धीरज, धैर्य दिलाना। तो इस तरह से यहाँ पे कुछ शब्दार्थ भी दिए हुए हैं, और ये पाठ समाप्त होता है। और इसके बाद जो अगला पाठ है, यह सबसे कठिन समय नहीं। तो यह सबसे कठिन समय नहीं, ये एक कविता है, और इसमें जो है जया जादवानी ने अपने संदेश दिए हैं, और इस पाठ को हम लोग आज पढ़ेंगे। ये सबसे कठिन समय नहीं। पाठ 8, ये सबसे कठिन समय नहीं। तो यहाँ पर ये पाठ जो है ये जया जादवानी का लिखा हुआ है, और इस पाठ में उन्होंने वर्णन किया है यहाँ पर कि कवित्री ने यह कहने का प्रयास किया है कि अभी निराश होने का वक्त नहीं है, अभी भी आशा के कई चिन्ह शेष हैं, आशा की उम्मीद अभी भी जगी है, अभी भी लक्ष्य को प्राप्त करना असंभव नहीं है, बस आवश्यकता है तो ईमानदारी से प्रयास करने की। तो यहाँ पर ये कविता जो है जया जादवानी की लिखी हुई कविता है, और इसमें उन्होंने निराश न होने के लिए जो है प्रेरित किया है लोगों को कि हमें निराश नहीं होना चाहिए। कवयित्री इस कविता के माध्यम से आशा की किरण दिखाते हुए कहती हैं कि मानव को इन परिस्थितियों में भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके सामने उतना कठिन समय नहीं है। इसको सिद्ध करने के लिए अनेक उदाहरणों को प्रस्तुत किया है, जैसे कि अभी एक चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए चोंच में तिनका एकत्रित कर रही है। जो घास के तिनके होते हैं जिससे चिड़िया घोंसला बनाती है, उसे एकत्रित कर रही है। वह उड़ान भरने के लिए तैयार है, और पेड़ से गिरने वाली पत्ती को थामने के लिए कोई हाथ बढ़ाकर बैठा है, यानी किसी गिरते व्यक्ति को सहारा देने के लिए अब भी लोग तैयार बैठे हैं, यानी उनकी भावना मदद करने की है। फिर कवित्री कहती हैं कि रेलगाड़ियाँ यात्री को उसकी मंजिल तक पहुंचाती हैं। अभी तक एक रेलगाड़ी गंतव्य तक जाने को तैयार है। स्टेशन पर खड़ी रेलगाड़ी ये बताती है कि वो अभी गंतव्य तक जाने के लिए तैयार है। वहाँ पहुँचते ही कोई किसी के इंतज़ार में बैठा है कि उसका प्रियजन आ रहा है, और शाम ढलते समय कोई किसी के इंतज़ार में बेचैन हो उठता है, यानी तुम्हारे प्रति प्रेम को दर्शाता है। इस कविता में कवित्री ने ममता और वात्सल्य की ओर भी संकेत किया है, यानी सूरज छिपने से पहले लोग घर के अंदर देखना चाहते हैं। अभी बूढ़ी दादी नानी बच्चों को कहानी किस्से सुनाती हैं, अभी भी बच्चों को अंतरिक्ष पार की दुनिया लुभाती है।
और ये लोग अंतरिक्ष के पार की नई नई जानकारियाँ लेकर आएंगे। संसार में जब अभी इतना कुछ हो रहा है तथा होने को है, तो कहा जा सकता है कि समय कठिन नहीं है। ऐसे में किसी को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जीवन में आशा अभी मौजूद है। यह सबसे कठिन समय नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। ये कविता की प्रारंभिक पंक्तियां हैं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर। अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से। दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। बहुत ही सुंदर ढंग से उन्होंने ये कविता लिखी है, और ये जितने भी उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया है उससे हमारे अंदर आशा की किरण जागती है, और हमें अपने लक्ष्य को ध्यान में रखना है। यहाँ पर जो सबसे पहला उदाहरण दिया गया है, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं, ये कवयित्री कैसे ये कह सकती हैं कि ये सबसे कठिन समय नहीं। तो अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका। तो चिड़िया की चोंच में दबे तिनके को, जो घास की पतली जो है सूखी लकड़ी होती है, तिनका उसको कहते हैं, तो ऐसे तिनके को लेकर वह उड़ने की तैयारी में है। कभी भी जो है चिड़िया को घोंसला बनाते हुए अगर किसी ने देखा है, तो उसमें वो एक एक तिनका चोंच में दबा कर ले जाती है, और पेड़ के ऊपर या जहाँ उसको घोंसला बनाना है वहाँ पर वह एक एक तिनका लगाती है, और एक एक तिनका लगाकर वो अपना घोंसला बुनती है। और वो ऐसा घोंसला जो है वो तिनके के सहारे वो एक दूसरे में लगाकर वो इतना मजबूत घोंसला बनाती है कि उसमें वो खुद भी रहती है और उसके बच्चे भी रहते हैं। तो चिड़िया जो है उसके अंदर उम्मीद है अभी भी, और वो घोंसला बनाने की तैयारी में है, अर्थात उसके जीवन की शुरुआत है, और वह घोंसला बनाने के लिए एक एक तिनका इकट्ठा कर रही है, एक एक तिनका अपनी चोंच में दबा कर ले जा रही है। तो उसको देखकर ऐसा लगता है कि अभी कठिन समय नहीं है, अभी तो हमें लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तैयारी करनी है और लक्ष्य को अपने प्राप्त करना है। चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। तो इस तरह से एक चिड़िया जो है अपने घोंसले को बनाने के लिए इतनी उम्मीद के साथ और इतने हिम्मत के साथ वह एक एक तिनका इकट्ठा करके एक एक तिनका चोंच में दबाकर उड़ना चाहती है अपना घोंसला बनाने के लिए। अब यहाँ पर आगे है कि अभी भी झड़ती हुई पत्ती, झड़ती हुई यानी कि गिरती हुई। कठिन का मतलब होता है मुश्किल, कठिन, कठिन का अर्थ हो गया मुश्किल। और यहाँ पर जो है एक एक तिनका जो है इकट्ठा करके चिड़िया अपना घोंसला बनाएगी। और अब अभी भी झड़ती हुई पत्ती, झड़ती का मतलब है पेड़ से गिरती हुई पत्ती, थामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। अब यहाँ पर कहती हैं कि पेड़ से झड़ती हुई पत्ती, जिस तरह से पेड़ से पत्ती गिरती है वैसे ही अगर कोई इंसान लड़खड़ा कर गिर जाए, कोई जो है गिरता हो या कमज़ोर होता हो या अपनी आशा छोड़ दे रहा हो,
तो उसको थामने को बैठा है हाथ एक, उसे सहारा देने के लिए। थामना मतलब सहारा देना। थामना, सहारा देना। तो इस तरह से जिस तरह से पेड़ की गिरती हुई पत्ती को थामने के लिए बैठा है एक हाथ, कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य को गिरने से बचाने के लिए, रास्ते से भटकने पर रोकने के लिए और गलत रास्ते पर चलने से रोकने के लिए बैठा है हाथ एक, अर्थात उसे सही रास्ता दिखाने वाला, उसे संभालने वाला और उसे जो है सहारा देने वाला पीछे है, उसके साथ है और उसको थामने के लिए बैठा है एक हाथ, यानी कि उसे सहारा देने के लिए लोग हैं। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, और अगर स्टेशन पर पहुंच जाएं तो वहां पर जो गाड़ियां खड़ी रहती हैं उनको देखकर ऐसा वहां पर एक गाड़ी जो है वो रुकी हुई है अपने गंतव्य तक जाने के लिए, वो तैयार है, उसमें यात्री बैठेंगे और वो रेलगाड़ी जो है अपने गंतव्य तक जाएगी। गंतव्य कहते हैं अपने रास्ते में जहाँ तक उसको जाना है। तो गंतव्य जो है वो उस रास्ते को कहते हैं जाने का स्थान। तो उस जाने के स्थान अर्थात स्थान जहाँ किसी को जाना हो, गंतव्य, स्थान जहाँ जाना हो। तो जहाँ जाना हो, जिस जगह पे पहुँचना हो, वो जो है गंतव्य है। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। थामने को बैठा है हाथ एक, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, यानी कि एक रेलगाड़ी अभी स्टेशन से अपने गंतव्य तक जाएगी। जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, प्रतीक्षा कहते हैं इंतज़ार को, प्रतीक्षा, इंतज़ार। तो यहाँ पे प्रतीक्षा, इंतज़ार करना जो है, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। अभी भी कोई किसी को कहता है कि जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। तो यहाँ पर जो है जिस तरह से घर का कोई सदस्य अगर अपने घर से बाहर जाता है तो घर के लोग उसके आने का इंतज़ार करते हैं, और ज़्यादातर घरों में यही होता है कि लोग जो है वो सूरज ढलने के पहले, रात होने से पहले, वे चाहते हैं कि घर के सभी सदस्य घर में आ जाएं, वो बाहर न रहें। और जब वो घर आ जाते हैं तो उनको बहुत सुकून मिलता है, शांति मिलती है। तो जब कोई कर रहा, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, यानी कि जब रेलगाड़ी दूसरी जगह जाती है तो इसका मतलब होता है कि उस रेलगाड़ी में बैठकर लोग जो है जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे उनका कोई इंतज़ार कर रहा है, कोई प्रतीक्षा कर रहा है कि आज आएंगे। जैसे कि छुट्टियों में बच्चे अपने दादी के यहाँ, नाना नानी के यहाँ जाते हैं, तो जिस दिन जाना होता है तो ट्रेन से या जिस भी चीज़ से जाते हैं तो वहाँ पे लोग इंतज़ार करते हैं कि आज वो लोग आएंगे और उसकी खुशी होती है, यानी कि उनको प्रतीक्षा रहती है इस चीज़ की। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। तो अभी भी लोग जो है चाहते हैं कि अंधेरा होने से पहले घर के सदस्य अपने घर आ जाएं। वो इंतज़ार करते हैं, अंधेरे होने पर घबराते हैं और वो इंतज़ार करते हैं, यानी कि उन्हें भी उसकी जो है फ़िक्र है, उनकी चिंता है और वो उनकी सुरक्षा को भी ध्यान में रखते हैं और इसीलिए चाहते हैं कि अंधेरा होने से पहले ही वो घर आ जाएं। सूरज डूबने का वक्त हो गया अभी कहा जाता है,
उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से। और अब जो अभी भी जो है नानी दादी बच्चों को कहानियाँ सुनाती हैं और उनको जो है दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, और वो जो है कहानी सुनाती हैं और किसी के आने का इंतज़ार भी होता है। और यहाँ पर सूरज डूबने का वक्त हो गया है, यानी कि अब जो है घर के लोग चाहते हैं कि जल्दी आ जाओ, यानी कि घर में अंधेरा होने से पहले, सूरज डूबने पर अंधेरा हो जाता है और वो लोग चाहते हैं, घर में इंतज़ार करते हैं, जो सदस्य बाहर गए हैं वो अंधेरा होने से पहले, सूरज डूबने का वक्त हो गया है, अब अंधेरा होने वाला है, इसलिए तुम जल्दी से आ जाओ। और वो जो है चाहते हैं कि वो समय से घर पर आ जाए और उसकी चिंता है उन्हें। तो इसलिए ये कठिन समय नहीं है, हमारा कोई इंतज़ार कर रहा है, हम किसी का इंतज़ार कर रहे हैं और अभी हमारे साथ जो है हमें खड़े रहने वाले, संभालने वाले लोग हैं। तो इसलिए ये कठिन समय नहीं है। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, और दादी नानी अभी ये कहानी सुनाती हैं। अंतरिक्ष पार से बस आएगी और लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, और जो लोग वहाँ से लौटेंगे उनकी खबर देगी। इसलिए नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये सबसे कठिन समय नहीं है। तो यहाँ पर जो है इस कविता के माध्यम से वो कहती हैं कि आगे बढ़ने से पूर्व मनुष्य को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। हम कभी भी प्रयत्न करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, और अभी हमारे सामने कठिन समय नहीं है। तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए और इसमें संकोच नहीं करना चाहिए। इस बारे में जो है, जिस तरह से चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाए उड़ने की तैयारी में है और इन तिनकों से वो घोंसला बनाएगी, और चिड़िया जरा भी निराश नहीं दिखती है। जिस तरह से चिड़िया में उत्साह है और साहस है और वो जरा भी निराश नहीं होती है, और पेड़ से जो पत्ती गिर रही है उसे पकड़ने के लिए कोई हाथ तैयार है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि मुसीबत के समय या तुम्हारे डगमगाते ही कोई सहारा देने को तैयार है और गलत मार्ग पर जाने से रोकेंगे, और वो सहारा देंगे, संभालेंगे और आगे बढ़ने के लिए मदद करेंगे, प्रेरणा देंगे। तो जीवन जो है इस रफ्तार से चल रहा है और इसे कठिन समय नहीं कहा जा सकता। और इसके अलावा जो है अभी भी लोगों के प्रति प्रेम भाव है, अभी भी लोगों के प्रति प्रेम भाव है और चिंता की भावना विद्यमान है। वे चाहते हैं कि अंधेरा होने से पहले व्यक्ति घर में आ जाए। तो इस तरह से उनके अंदर जो है ये भावना है। और रेलगाड़ी में जो जाने वाले हैं या आने वाले हैं वे जो है प्रियजन हैं, और उनका प्रियजन लोग इंतज़ार कर रहे हैं और उनका बेचैनी से प्रतीक्षा कर रहे हैं। और यानी लोग अभी भी एक दूसरे के सुख दुख का ख्याल रख रहे हैं, और ऐसे में यह कहा जा सकता है कि यह कठिन समय नहीं है। तो हमें आशा, अपनी जो है निराशा को छोड़कर कर्तव्य के पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। और अभी भी जो है जहाँ पे दादा दादी या नाना नानी रहते हैं, तो ये लोग जो है अभी भी बच्चों को कहानियाँ सुनाती हैं, अपने पोता पोती को। तो इसमें बच्चों को अंतरिक्ष के पार से आने वाली जो है उससे जुड़ी हुई कहानियाँ सुनाई जाती हैं, और उनसे जिसके बारे में वे जानना चाहते हैं। तो इतना प्यार, लगाव और इतना जो है प्रेम भाव अगर हो तो व्यक्ति को निराश नहीं होना चाहिए, और इसलिए ये सबसे कठिन समय नहीं है। अभी तो हमारे सामने जो है वो बहुत उम्मीदें हैं। हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।
तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जब हमारा इंतज़ार करने वाला कोई है, हमें संभालने वाला कोई है, अगर हम कभी भी कमज़ोर पड़ते हैं तो हमें सहारा देने वाला कोई है। तो इस तरह से जो है सूरज ढलने पर अपने प्रियजनों के द्वारा इंतज़ार करना, घर आने के लिए जो है उनके लिए चिंतित होना, ये सभी उदाहरण इस बात को जो है कहते हैं कि अभी कठिन समय नहीं है और हमें अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए और इन सब चीज़ों से हमें सीखना चाहिए कि लोगों के प्रति आज के समय को जो है समझकर हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में बिल्कुल ही निराश नहीं होना चाहिए। तो इस कविता के माध्यम से जया जादवानी ने ये समझाने का प्रयास किया है कि हमारा जो है समय अभी ठीक चल रहा है और हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोशिश करनी चाहिए और ये सबसे कठिन समय नहीं है। तो इस तरह की उम्मीद वो जगाती हैं। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।